हेलो दोस्तों, द आचार्य क्लासेस में आपका स्वागत है। तो भौतिक विज्ञान की इस क्लास में आपको हम बताएंगे सेट वन का पार्ट 4। ठीक है, अनसॉल्व का ये पार्ट 4 है। ठीक, इससे पहले 3 भाग इसकी अपलोड कर दी गई है, तो अभी तक अगर आपने नहीं देखा तो आप ज़रूर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो सेट पहला क्वेश्चन इसमें आप देखेंगे, सेट पहला का 346 FS। ठीक है, इसमें के काफ़ी ढेर सारे क्वेश्चन हमने आपको बता दिया है। तो आज जो बताएंगे आपको वो क्वेश्चन देखिए, वो क्वेश्चन आपका शुरू होगा खंडिया से। ठीक है, कहाँ से? खंडिया से। तो खंडिया का पहला क्वेश्चन क्या है? बोर की क्वांटमीकरण अभिग्राहित क्या है? इसका स्पष्टीकरण दे ब्रोगली द्वारा कैसे किया गया? बोर के परमाणु मॉडल की कमियां क्या हैं? आपसे यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछा है। ये 2 क्वेश्चन एक ही जगह हल हो जाते हैं, उसके बाद इसको अलग से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये 5 नंबर का क्वेश्चन था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो देखिए, बोर का क्वांटमीकरण अभिग्राहित। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये खंड। ठीक है, खंडिया का ये चौथी क्लास है। ठीक है, तो आप देखें नील्स बोर, इनका पूरा नाम जो थे, 2 वैज्ञानिक थे, एक नील्स और एक बोर। नील्स बोर ने सन 1913 ईस्वी में प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर रदरफोर्ड मॉडल की। ठीक है, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल होगा, यहाँ पे क्या होगा? परमाणु मॉडल। तो परमाणु मॉडल की कमियों को दूर किया तथा निम्नलिखित अभिग्रहित के रूप में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक है, इन्होंने नील्स बोर ने परमाणु मॉडल, ठीक है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल में जो कमी हुई थी उसको इन्होंने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर सही किया और कुछ अपना मत दिया, विचार दिए। ठीक है, अभिग्रहित का मतलब इन्होंने अपने उसके बारे में क्या बताया। ठीक, तो चलिए अब यहाँ पे आप देखिए पहला पॉइंट जो है, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π, ठीक है, h/2π का पूर्ण गुणज हो। अब देखिए यहाँ पे h जो है, h प्लांक नियतांक है। h क्या है? प्लांक नियतांक है। तो आप बस इतना ही यहाँ पे याद रख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग क्या हो? h/2π हो, 2π का पूर्ण गुणज हो। ठीक, उसके बाद देखिए, अतः बोहर के अनुसार, चाहे बोर बोले या बोहर एक ही बात है, बोर के अनुसार परमाणु में कुछ निश्चित त्रिज्या वाली कक्षाएं संभव है, सबकी नहीं। ठीक है, सबकी नहीं मतलब कोई एक ही कक्षाएं निश्चित होगी, सब नहीं होंगी। इन कक्षाओं को, ठीक है, इन कक्षाओं को स्थायी कक्षाएं कहते हैं। तो जो कक्षाएं स्थित होती हैं, निश्चित होती है, उन्हें क्या बोलते हैं? तो स्थायी कक्षाएं। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट अभिग्राहित इनका क्या था? जब इलेक्ट्रॉन इन स्थायी कक्षाओं में घूमता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता। याद रखिए, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कोई परमाणु है, परमाणु के भीतर ये नाभिक है, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, नाभिक में क्या होते हैं? तो याद रखिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला इन्होंने यही पॉइंट बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है। ये इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनमें इनका कोणीय संवेग h/2π होगा। पहला पॉइंट, h/ क्या होगा? 2π। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2π होता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ पे आप समझेंगे। तो देखिए, ये इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षा में घूमेंगे, तो जब इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षा में घूमता है तो वह ऊर्जा को उत्सर्जन नहीं करता। मतलब इसमें जब ये घूमता रहता है तो इससे कोई भी ऊर्जा बाहर नहीं आती है, तो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता, ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होता है। ठीक है, ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होता, इसी कारण से परमाणु का स्थायित्व बना रहता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट भी आप समझ लीजिए। देखिए
तीसरा पॉइंट क्या है, जब परमाणु को, ठीक है ये परमाणु है, जब परमाणु को कहीं बाहर से ऊर्जा मिल जाती है, कहीं बाहर से ऊर्जा मिल जाती है, तो इसका कोई इलेक्ट्रॉन, इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन जिसको ऊर्जा मिलेगी वह अपनी उच्च कक्षा में कूद जाएगा। मतलब ये वाली कक्षा से इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में कूद जाएगा, ठीक है, चला जाता है। और यह केवल 10 की घात -8 सेकंड तक ही दूसरी कक्षा में रहता है, उसके बाद वह पुनः फिर अपनी ही कक्षा में आ जाता है। तो बस एकदम देखिए 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट आप समझ सकते हैं। पहले कि देखिए यहाँ पे पहला, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिसका कोणीय संवेग h/2π होता है। तो मतलब संवेग कितना होना चाहिए, h/2π, तभी वह घूम सकता है, कोणीय वेग, ठीक है। उसके बाद आप दूसरा पॉइंट समझेंगे, जब इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षा में घूमता रहता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता। ये इसमें घूमते समय, कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं करेगा, ठीक है। तीसरी बात आप समझिए, जब बाहर से कोई परमाणु ऊर्जा पाता है तो उसका इलेक्ट्रॉन अपनी निम्न कक्षा को छोड़कर उच्च कक्षा में, यहाँ से यह छोड़कर इस कक्षा में आ जाता है, लेकिन यह केवल 10 की घात -60 सेकंड तक ही बाह्य कक्षा में रहता है, उसके बाद पुनः उसी कक्षा में आ जाता है। तो आप लोग ये देखिए 3 पॉइंट थे, तीनों पॉइंट मैंने आपको समझा दिया। इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π हो, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, जब इलेक्ट्रॉन इन स्थायी कक्षाओं में घूमता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता, इससे परमाणु का स्थायित्व बना रहता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, जब परमाणु को किसी कारणवश बाहर से ऊर्जा मिलती है तो उसका कोई इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा को छोड़कर किसी उच्च कक्षा में चला जाता है। परमाणु की यह अवस्था उत्तेजित अवस्था कहलाती है, ठीक है। जिस टाइम वह उत्तेजित होकर दूसरी कक्षा में जाता है तो उसे उत्तेजित अवस्था कहते हैं। इलेक्ट्रॉन केवल 10 की घात -60 सेकंड तक ही ठहरता है, उसके बाद पुनः उसी कक्षा में वापस आ जाता है। अब आगे आप सुनिए, देखिए, यदि ऊंची कक्षा N2 में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E2 तथा नीची कक्षा में N1 में ऊर्जा E1 हो तो उत्सर्जित प्रकाश तरंगों की जो आवृत्ति होगी उसका देखिए फार्मूला hν, ठीक है, hν बराबर E2 - E1, ठीक। उसके बाद देखिए न्यू का मान अगर हम निकाल लेंगे तो न्यू का मान जब निकालेंगे तो h गुणा में, तो ये बटे में आ जाएगा। अब देखिए ये दिखा रहा है E2 - E1, ये ऊर्जा परिवर्तन को दिखा रहा है, तो यहाँ पे इसलिए डेल्टा E और H वैसे ही, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए इसी को वैसे लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे स्पेक्ट्रमी रेखा तरंग दैर्ध्य, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा था इसका स्पष्टीकरण दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, ठीक है, दे ब्रोगली द्वारा कैसे किया गया, तो याद रखिए इसी फार्मूले की सहायता से दोनों की किया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा भी है, चूंकि ऊर्जा उत्सर्जन तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन ऊंची कक्षा से नीची कक्षा में आएगा, ठीक है। उत्सर्जन तभी होता है जब कोई इलेक्ट्रॉन बाहरी मतलब ऊपर वाली कक्षा से नीचे वाले में आता है, ठीक है। तो ये देखिए बोर का क्वांटमीकरण अभिग्रहित समझा दिया मैंने। अब इसके बाद आगे आप लोग देखेंगे इसकी कमियां। तो आप लोग देखिए बोर के परमाणु मॉडल की कमियां। बोर के परमाणु मॉडल में निम्नलिखित कमियां थी, ठीक है। जैसे रदरफोर्ड में कई कमियां थी, वैसे ही बोर के परमाणु मॉडल में भी कई कमियां आई, ठीक है। देखिए बोर ने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कुछ ठीक किया। अब बोर के बाद, ठीक है, और आगे वैज्ञानिक आएंगे इनके परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए। तो पहला देखिए, बोर के परमाणु मॉडल से एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं की वर्णक्रम की ही व्याख्या की जा सके। जो बोर का परमाणु मॉडल था वह केवल एक इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, केवल एक इलेक्ट्रॉन के वर्णक्रम के लिए व्याख्या कर सका, बाकी नहीं। यह जटिल परमाणुओं की वर्णक्रम की व्याख्या नहीं कर सका। तो पहले इसकी यहीं पे एक कमियां हो गई। फिर इलेक्ट्रॉन की
तरंग प्रकृति भी बोर मॉडल से नहीं समझाई जा सकी। इलेक्ट्रॉन भी तरंग की भांति व्यवहार करता है, तो यह बात इन्होंने नहीं समझा पाया। फिर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण भी बोर मॉडल से नहीं समझाया जा सका। ठीक है, मतलब कक्षाओं में ये नहीं बताया जा सका कि किसी भी कक्षा में निश्चित कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो ये थे बोर का परमाणु मॉडल। अब आप लोग का जो अगला क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं, यौगिक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब का बनना, किरण आरेख बनाकर समझाइए। इसके लिए आवर्धन क्षमता की सूत्र की स्थापना कीजिए। आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन ये था, इसमें अथवा करके दिया था, तो ये क्वेश्चन ये हो गया। देखिए ये क्वेश्चन छठवा हो गया। ठीक है, उसके बाद अथवा वाला छोड़ दिया। अब सातवां क्वेश्चन आप देखें। ठीक है, सातवां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यौगिक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब का बनना, किरण आरेख बनाकर समझाइए। इसके लिए आवर्धन क्षमता का सूत्र। ठीक है, तो अगर आप लोग न्यूमेरिकल चाहते हैं कि न्यूमेरिकल पर भी वीडियो बना दें, तो आप लोग ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं ये जो इसमें न्यूमेरिकल उसके ऊपर भी बना दूंगा। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन का आंसर। तो आप लोग देखिए, सबसे पहले समझेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक, अब देखिए ये होता क्या, तो यह एक प्रकाशिक यंत्र है जो पास की सूक्ष्म वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। आप लोग अगर लाइव में कभी गए होंगे तो वहाँ भी देखे होंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से बहुत छोटी वस्तुओं को आसानी से देखा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आप लोग यहाँ पे इसकी संरचना लिखना होता है। ठीक है, क्या लिखना होता है? संरचना। तो इसकी संरचना कैसे लिखेंगे आप लोग ये समझेंगे कि इसकी संरचना आखिर लिखी कैसे जाती है। तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं संरचना, अगर लिखेंगे तो इसमें धातु की एक बेलनाकार, ठीक है, धातु की एक बेलनाकार नली के, देखिए ये मान लीजिए धातु की एक बेलनाकार नली हो गई। अब इसके देखिए दो सिरे होते हैं। ठीक है, एक सिरे पर, इस सिरे पर छोटे द्वारक का मतलब छोटा उत्तल लेंस, ठीक है, कम फोकस दूरी का छोटे द्वारक का उत्तल लेंस, तथा दूसरे सिरे पर बड़ा उत्तल लेंस अधिक फोकस दूरी का लगा होता है। तो ये मान लीजिए दूरबीन है, दूरबीन में एक जो छोटा होगा लेंस, ठीक है, जो छोटा द्वारक होगा उसे बोला जाएगा अभिदृश्यक लेंस, और जो बड़ा द्वारक होगा, ठीक, जिधर से आप वस्तु को देखते हैं तो उसे बोलेंगे नेत्रिका लेंस। ठीक, तो लिखेंगे कैसे संरचना में आप लोग लिखेंगे, हमने तो यहाँ पे नहीं लिख के समझा, लेकिन आप लोग जरूर लिख लीजिए ना, इसको अच्छे से समझ लीजिए कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में धातु की एक बेलनाकार नली के एक सिरे पर कम फोकस दूरी एवं छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, तथा दूसरे, ठीक है, नली के दूसरे सिरे पर अधिक फोकस दूरी का, ठीक है, अधिक फोकस दूरी का तथा बड़े द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है। ये आप देख सकते हैं, बड़े द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है। इसमें एक दंड चक्र की व्यवस्था होती है। दंड चक्र का मतलब ये है कि इसको आप, जैसे ये दूरबीन है मान लीजिए, तो इसको आप आगे पीछे ऐसे खिसका सकते हैं। ठीक है, तो एक दंड चक्र की व्यवस्था होती है। अब देखिए इसके प्रथम नली को, ठीक, इसके प्रथम नली को दूसरी नली के, ठीक है, दूसरी नली के भीतर, अब देखिए ये छोटा है तो इसके अंदर नली बनी होगी, तो इसके अंदर आप आसानी से खिसका कर कम या ज़्यादा फोकस दूरी को कर सकते हैं। ठीक है, तो रचना एक बार आप लोग और सुनिए और उसको फिर लिखेंगे अपने से। क्या लिखेंगे? इसमें धातु की एक बेलनाकार नली होती है, एक बेलनाकार नली होती है जिसके एक सिरे पर कम फोकस दूरी
एवं छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है। ठीक, कम फोकस दूरी एवं छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। और नली के दूसरे सिरे पर अधिक फोकस दूरी का एवं बड़े द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है जिसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। अब इसके प्रथम सिरे, ठीक है, अब दोनों सिरों के बीच दंड चक्र की व्यवस्था होती है। इसमें क्या होती है, दंड चक्र की व्यवस्था होती है। दंड चक्र की सहायता से प्रथम नली को दूसरे नली के भीतर आगे या पीछे खिसकाकर अभिदृश्यक व नेत्रिका के बीच, ठीक है, अभिदृश्यक लेंस तथा नेत्रिका लेंस के बीच की दूरी को बदला जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग इतना ये लिख लेंगे। उसके बाद अब आगे आप लोग समझेंगे। उसके बाद आप लोग हेडिंग डालेंगे संरचना के बाद प्रतिबिंब का बनना। अब देखिए इसमें आप समझेंगे कैसे। देखिए मान लेते हैं कि माना कोई वस्तु, ठीक है, माना कोई वस्तु अभिदृश्यक लेंस से u दूरी पर AB रखी है। माना वस्तु AB अभिदृश्यक लेंस से u दूरी पर रखी है। ठीक है, तो आप लोग समझिए। देखिए मान लेते हैं माना AB वस्तु अभिदृश्यक लेंस से स्मॉल u0, ठीक है, u0 दूरी पर रखा है। ठीक है, कहाँ पे, u0 दूरी पर रखा है, जिसका प्रतिबिंब, ठीक है, AB का प्रतिबिंब A' B' बनता है। ठीक है, इस वस्तु का प्रतिबिंब A' B' बनता है कितनी दूरी पर, V0 दूरी पर। ठीक है, तो मान लेते हैं माना AB एक वस्तु है जो अभिदृश्यक लेंस से u दूरी पर रखी है, जिसका वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब A' B' बनता है। यह प्रतिबिंब A' B' नेत्रिका लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करती है। किसका, आभासी वस्तु का कार्य करती है। तो नेत्रिका लेंस के द्वारा बना स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बना प्रतिबिंब A', है। ठीक, तो इतना आप लोग को रचना में लिखना होगा। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा छोटे से एकदम शॉर्ट में, माना AB वस्तु है जो कि अभिदृश्यक से u0 दूरी पर स्थित है। ठीक है, अब देखिए वस्तु AB का प्रतिबिंब A', बनता है। AB का प्रतिबिंब A', बनता है। ठीक, A', कैसे बनता है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनेगा। अब देखिए A', नेत्रिका की आभासी वस्तु है, इसके लिए ये नेत्रिका लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए A', का प्रतिबिंब A', स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। ठीक, ये रचना था। अब देखिए आपसे क्वेश्चन में जो पूछा था, इसके लिए आवर्धन क्षमता के सूत्र की स्थापना कीजिए। तो अब यहाँ से ये डेरिवेशन शुरू होता है, तो डेरिवेशन आप लोग समझेंगे। ठीक है, आवर्धन क्षमता का जो फार्मूला होता है वह होता है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। ठीक है, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बटे वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। ठीक है, तो देखिए अंतिम प्रतिबिंब ये है, इसके द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, उसके बाद वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। तो देखिए फार्मूला होता है, इसको बीटा से प्रदर्शित करते हैं और इसको अल्फा से। ठीक है, बीटा और अल्फा से। तो देखिए बीटा तथा अल्फा बहुत छोटे हैं अतः, ठीक है, अल्फा और बीटा का मान छोटा होने के कारण इसको tan बीटा के बराबर मान लेते हैं। बीटा को tan बीटा के बराबर मान लेते हैं। और आपको पता है tan थीटा बराबर जो फार्मूला होता है, tan थीटा बराबर फार्मूला आप लोग को पता होगा कि होता है लंब, ठीक है, लंब बटे आधार।
क्या होता है, लंब बटे आधार। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए अल्फा और बीटा, देखिए बीटा यहाँ पे बन रहा है और अल्फा यहाँ पे बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। तो अल्फा बीटा। तो अब देखिए tan थीटा बराबर, जो यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखाया गया tan बीटा बराबर, ठीक, tan बीटा बराबर देखिए फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो आप देख सकते हैं tan बीटा, ठीक है। तो लंब आप देखिए बीटा कहाँ पे बन रहा है, तो बीटा आप देख सकते हैं यहाँ पे बन रहा है, ये बीटा ये बन रहा है। तो हम इतना त्रिभुज लेंगे, ध्यान से देखिएगा, इतना त्रिभुज, ये इतना त्रिभुज लेंगे। तो अगर इसमें हम देखें तो लंब जो है ए डैश बी डैश है, लंब क्या है, ए डैश बी डैश बटे, ठीक है। उसके बाद आधार, आधार इसका ये है। अगर इस त्रिभुज को आप थोड़ा से बदलेंगे तो ये कुछ इस प्रकार आपको बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसका आधार ई ए डैश है, ई ए डैश है, क्या है, ई ए डैश, ठीक। इसी प्रकार tan अल्फा, ठीक है, इसी प्रकार क्या, tan अल्फा। तो tan अल्फा को भी आप समझ सकते हैं, देखिए लिखा क्या गया, ए बी बटे डी, ठीक है, ए बी बटे डी। तो ये ए बी बटे डी, डी कहाँ से आया, तो डी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ठीक है। अब देखिए बीटा और अल्फा का मान आ गया। तो अभी आपने पढ़ा एक फार्मूला m बराबर, ठीक है, बीटा बटे अल्फा, बस यही मान आपको रख देने हैं। तो देखिए बीटा, बीटा का मान अगर आप देखें तो क्या है, बीटा का मान आप देख सकते हैं ए डैश बी डैश बटे ई ए डैश, क्या है, ए डैश बी डैश अपॉन ई ए डैश बटे, ठीक है। और tan अल्फा का मान है ए बी बटे डी, ठीक है। अब इसका देखिए गुणा जो होता है, इसका गुणा इसमें होगा और इसका गुणा इसमें होगा। तो यहाँ पे हम गुणा कर देते हैं, m बराबर जो आ जाता है ए डैश बी डैश इंटू टी बटे ई ए डैश इंटू ए बी, ठीक। बस अब यहाँ पे मान रखना होता है, आप देखिए मान, और मान आराम से रख दीजिए। तो ए डैश बी डैश, ठीक है। आपको ये समझना होगा कौन नेत्रिका के लिए है, कौन अभिदृश्यक के लिए। तो आप लोग थोड़ा से अब देखें नोट्स में, तो देखिए वस्तु ए बी तथा ए डैश बी डैश की अभिदृश्यक से दूरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए डैश बी डैश जो है वो वी नॉट है, क्या है, वी नॉट है। तो आपको मैं थोड़ा चित्र से दिखा देता हूँ कि ए डैश और बी डैश, क्या, ए डैश और बी डैश, आप देख सकते हैं ए डैश बी डैश। तो यहाँ पे आप देखें तो ये जो था अभिदृश्यक, अभिदृश्यक से ये था ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश की दूरी आप देख सकते हैं क्या है, वी नॉट, क्या है, ए डैश से देखिए ए डैश बी डैश, ये दूरी क्या, वी नॉट अपॉन देखिए ए बी वस्तु की दूरी, ए बी वस्तु की दूरी यू नॉट, क्या है, यू नॉट। तो वी नॉट बटे यू नॉट, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद आगे देखिए, फिर यदि प्रतिबिंब ए डैश बी डैश की नेत्रिका से दूरी यू ई हो, तो आप ये भी देख सकते हैं, ठीक है। ए डैश बी डैश की ये नेत्रिका है, नेत्रिका से अगर दूरी देखें तो यू ई है, क्या है, यू ई। अब देखिए लेंस के बाएं ओर होने के कारण माइनस में, तो यहाँ पे आप देखेंगे माइनस यू ई। बस अब देखिए ये समीकरण 1 से, समीकरण 1 में ए डैश बी डैश का मान आप देख सकते हैं वी नॉट ई ए डैश, ठीक है। ई ए डैश का मान देखिए यू लिखा गया है, क्या लिखा गया है, यू। और ए बी का मान जो है यू नॉट, तो यू नॉट, ठीक है। बस इसको थोड़ा से आगे पीछे कर दिया गया। ए डैश बी डैश का मान क्या है, देखिए वी नॉट। और उसके बाद देखिए ए बी का मान यहाँ पे क्या है, तो वी नॉट है, क्या है,
सॉरी यू नॉट है तो यू नॉट। अब देखिए डी वैसे ही लिखा गया, ई ए डैश का मान आप देख सकते हैं, ई ए डैश का मान माइनस यू, तो माइनस से माइनस कैंसिल। उसके बाद देखिए फार्मूला जो आ गया यही होता है आवर्धन क्षमता का सूत्र, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, हर साल पूछा जाता है। इसके बाद आप लोग देखेंगे इसमें विशेष स्थिति आ जाती है कभी कभी कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तब सूत्र क्या होगा, तो याद रखिए ये फार्मूला होता है, ठीक है। उसके बाद जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तब फार्मूला क्या होता है, तो ये फार्मूला होता है। तो आप लोग इसको अच्छे से 2 बार 3 बार देख लीजिए, क्योंकि पेपर जो बनता है कहीं ना कहीं किसी सेट से ही पेपर बना दिया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। आपको यह वीडियो अगर समझ में आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब अगली वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।